अगर आप जीएसटी सहित टेलीडॉट ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCIT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टेली है क्या। टेली जो है एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम लोग मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते हैं। यूट्यूब एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है, लेखांकन का काम करना है, हिसाब किताब रखना है, तो टेली नाम का एक ये सॉफ्टवेयर है। अब बात चलती है कंप्यूटर क्या है। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की कोई पिक्चर आती है। तो कंप्यूटर हम सभी जानते हैं, और कंप्यूटर जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। जितने भी काम जिनमें की हैंड राइटिंग की सफाई की जरूरत है या गणित की शुद्धता की जरूरत है, ये सारे काम जो है अब कंप्यूटर से होने लगे हैं। तो अकाउंटिंग भी अछूता नहीं रहा। हम जानते हैं लेटर राइटिंग का काम आजकल कंप्यूटर से हो रहा है। जितने वकील वगैरह हैं, अगर उन्हें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना तो वो कंप्यूटर पे बनाते हैं। बिजली टेलीफोन के बिल हमारे कंप्यूटर से बनकर आते हैं। हम अगर सिनेमा हॉल में या रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे टिकट लेने जाएंगे तो वो भी कंप्यूटर से बनेगा। तो कंप्यूटर जो है हर जगह एक उपयोगी उपकरण बन चुका है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। तो कंप्यूटर के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो कंप्यूटर में ही टेली सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बात चलती है कि अकाउंटिंग आखिर क्या है। अकाउंटिंग है हिसाब किताब रखना, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हिसाब किताब रखना क्या होता है, अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हम अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं या किसी ग्रोसरी शॉप पे जाएं या और किसी दुकान पर जाएं, तो हम देखते हैं कि जो भी वो खरीदारी कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हो रहे हैं, उनके व्यापार में जो भी लेन देन हो रहे हैं, उनको बाकायदा लिखते रहते हैं। भाई किसी से कोई सामान खरीदा नकद में या उधार में, किसी को कोई सामान बेचा नकद में या उधार में, किसी से कोई पैसा आया, किसी को पैसा दिया, इन सब बातों को वो लिखते रहते हैं ताकि भूल चूक की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इसमें कोई चूक ना हो जाए। अकाउंटिंग इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसी पे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि अगर अकाउंटिंग जो है हिसाब किताब रखना है तो उसमें हिसाब किताब रखा कैसे जाता है। जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर व्यापार में कोई लेन देन हो रहा है, कुछ खरीदा या बेचा है नगद में या उधार में, किसी से पैसा प्राप्त हुआ है, किसी को पैसा दिया है, तो उन सबको लिख के रखना अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का काम जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग रखा जाता है। सेपरेट रिकॉर्ड्स आर केप्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष होता क्या है। वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा साल है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे अगर 1 अप्रैल 2019 से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो 31 मार्च 2020 तक का वो एक वर्ष होगा। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का एक फाइनेंशियल ईयर होगा। फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक दूसरा अगला फाइनेंशियल ईयर होगा। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें हिसाब किताब अलग अलग रखना पड़ता है। बात चलती है भाई हिसाब किताब में आखिर काम कैसे किया जाता है, यानी अकाउंटिंग में काम किया किस तरह से जाता है। हमने कहा कि हम सारे रिकॉर्ड्स को लिख के रख लेते हैं, किससे क्या लेना, किसको क्या देना, किसको क्या दिया, किससे क्या लिया। लेकिन ये जो सूचनाएं हैं इसको हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग क्या है। जो सूचनाएं हम लोग अपने अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं
उनमें कुछ सूचनाएं कहलाती हैं कॉस्ट यानी लागत, और कुछ सूचनाएं कहलाती हैं रियलाइजेशन, रिकवरी या वसूली। अब लागत या कॉस्ट क्या है पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। व्यापार में जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, क्योंकि अगर बेचना है तो खरीदना भी पड़ेगा, तो जब जब परचेज करते रहते हैं तो कितने रुपए की परचेज करी उसकी रकम लिखते रहते हैं हम लोग अकाउंट बुक्स में। जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो जेब से पैसा लग रहा है, और जब व्यापार में पैसा लगता है तो वो हमारे लागत का हिस्सा है। तो जब जब हमारी लागत होगी परचेज के रूप में, क्रय के रूप में, जब जब हम खरीदारी करेंगे और हमारी जेब से पैसा लगेगा, इतने रुपए का सामान खरीदा, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए का सामान इतने में खरीदा, इतना सामान इतने रुपए में खरीदा, ऐसा लिखते रहते हैं। तो खरीदारी कितने रुपए की हुई ये लगातार हम लिखते रहेंगे अपने अकाउंट बुक्स में। इसी प्रकार जब हम व्यापार कर रहे होते हैं तो खरीदने में तो पैसा लगता ही है, उसके अलावा कुछ खर्चे भी होते हैं, क्योंकि हम कोई सामान लेकर आ गए, लेकिन सिर्फ सामान लेकर आ जाने से ही हम जो है बिजनेस नहीं कर सकते। जो वस्तु हमने खरीदी उसको बेचने के लिए हो सकता है हम कोई दुकान ले लें, तो दुकान का किराया होगा, दुकान में बिजली पानी टेलीफोन के बिल आएंगे, खर्चे होंगे, तो उसके खर्चे चुकाने पड़ेंगे आपको। अगर हमने कोई विज्ञापन का खर्चा किया तो विज्ञापन का खर्चा होगा। अगर कर्मचारी को रख रखा है तो उनको हम लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। तो जो हम खर्चे कर रहे हैं विज्ञापन के रूप में, किराए के रूप में, बिजली पानी टेलीफोन के खर्चे के रूप में, या किसी को तनख्वाहें देकर, या कोई ब्याज पे अपने पैसे लग रहे ब्याज का खर्चा हो रहा है, तो ये जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं उन सबको भी हम लिखते रहते हैं, भाई ये खर्चा हमारा इतने इतने रुपए का हुआ, ऐसा हम लिखते रहते हैं। तो जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनमें भी हमारा पैसा लगता है, तो ये लागत का हिस्सा। तो हम जब जब व्यापार पे लगता रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान जब जब भी हमारी जेब से पैसा लगता रहता है, भले ही वो परचेज यानी खरीद के रूप में लग रहा है या एक्सपेंसेस यानी खर्चे के रूप में लग रहा है, हम उसको लिखते रहते हैं। इसके बाद जो सूचनाएं हम रिकॉर्ड करते हैं वो है वसूली, यानी पैसा कैसे वसूल हो। जब भी हम बिक्री करेंगे तो हम उसको लिखते रहेंगे इतने रुपए की बिक्री हो गई, 1000 का बेचा तो बिक्री हो गई 1000 रुपए की, 2000 रुपए का सामान बेचा तो बिक्री हो गई 2000 रुपए की। ऐसा लिखते रहेंगे, बिक्री लिखते रहते साल भर लिखते रहेंगे। बिक्री करने से पैसा वसूल होता है, तो ये वसूली हम लिखते जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी भी बिक्री होगी उस सब का मूल्य हम लिखते जाएंगे। वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च को एक चीज और करेंगे, हम जितना सामान खरीदा उसमें से सारा का सारा तो बिक नहीं गया होगा, तो जो बच गया सामान उसका मूल्य भी हम लोग वसूली वाले साइड में, वसूली वाले पक्ष में लिखते हैं। इस प्रकार साल भर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे व्यापार से खरीद या खर्चे के रूप में जितना भी पैसा लगता है हमारे व्यापार से उसको हम लिखते रहते हैं। दूसरी तरफ साल भर में बिक्री की वजह से जितना पैसा वसूल होता रहता है उसको भी हम लिखते रहते हैं। वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च को हम जो सामान बचा रह गया हमारे पास में स्टॉक, उसका मूल्य भी लिख लेते हैं। यहां मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मान लो चांदी में डील करते थे और हमने कई बार चांदी खरीदी, कई बार बेची। अब उसमें से जो है 1 किलो चांदी बच गई हमारे पास साल के एंड में, जितना भी खरीदा उस बेचा उसमें से। अब ये 1 किलो चांदी जो है स्टॉक जो है वो मान लो हमने हमेशा एक ही भाव से खरीदा, मान लो 40,000 रुपए के भाव से खरीदा था हमने। अब बाजार में आज की तारीख में 45,000 रुपए जो है इसका भाव चल रहा है चांदी का, तो हम स्टॉक का मूल्य जो है 40,000 लिखेंगे, यानी क्रय मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है वही हम इधर लिखेंगे। इसी प्रकार अगर मान लो 40,000 में खरीदा था और बाजार में जो है अब 35,000 ही रह गया भाव, तो हम यहाँ स्टॉक का मूल्य 35,000 लिखेंगे, 40,000 नहीं लिखेंगे, यानी क्रय मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है वही हम इधर लिखेंगे। बिक्री से तो पैसा वसूल हो गया, लेकिन स्टॉक जो है क्रय मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है इतना तो वसूल हो जाएगा, तो क्रय मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम होगा उसको हम वसूली की राशि में लिखते हैं। अब आप देखें कि जो लागत वाली साइड है उसमें हम साल भर हम सारे लागतें यानी जो हमारी जेब से पैसे लगे वो लिखते जा रहे हैं, खरीद और खर्चे के रूप में जो हुआ। और वसूली वाले साइड में हमने बिक्री की राशि तो लिखी, वर्ष के अंत में हमने स्टॉक का मूल्य भी लिख दिया। अब अगर अपन आप ध्यान से देखें तो ये हमारी वसूली वाली साइड है, यानी ये जो पैसा वसूल हो गया व्यापार में, और ये लागत वाली साइड है जो हमारी जेब से पैसा लग गया। अब वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं, यानी 31 मार्च को हम देखते हैं कि अगर वसूली वाला साइड ज्यादा है और लागत वाली साइड कम है, यानी हमने वसूल तो कर लिया ज्यादा और जेब से लगे कम, तब तो ये फायदा हो गया। इसी प्रकार यदि जेब से पैसे लग गए ज्यादा, लागत ज्यादा हो गई, कॉस्ट ज्यादा हो गई और वसूली कम हुई, तो हम बोलते हैं हमारे व्यापार को लॉस लग गया, नुकसान लग गया, हानि हो गई। तो अकाउंटिंग से जो है न केवल ये मालूम पड़ता है कि भाई किससे क्या लेना है, किसको क्या देना, बल्कि ये भी मालूम पड़ता है कि व्यापार में जो हमने वर्ष भर जो मेहनत करी, जो लेन देन किए, उनकी वजह से हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं, प्रॉफिट में है या लॉस में है। अकाउंटिंग को हम एक और प्रकार से समझते हैं। वास्तव में अकाउंटिंग जो है कॉमर्स स्ट्रीम के जो विद्यार्थी होते हैं 11वीं 12वीं में जो कॉमर्स के विद्यार्थी सीखते हैं, जो सिलेबस वो फॉलो करते हैं, वही अकाउंटिंग है। यानी जिन विद्यार्थियों ने, कॉमर्स के विद्यार्थियों ने
जिन्होंने वाणिज्य संकाय लिया है और वो 11th 12th में 11वीं 12वीं में जो लेखांकन जो विषय है उसके अंदर जो कुछ भी सिलेबस वो कवर करते हैं वही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या शामिल है, अब हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अकाउंटिंग में शामिल है जर्नल एंट्रीज, यानी कि सबसे पहले हमें जर्नल प्रविष्टि करना पड़ता है, हिंदी में हम बोलते हैं जर्नल प्रविष्टि। लेजर पोस्टिंग यानी खातावही में खतौनी करना। फाइंडिंग बैलेंसेस यानी खातों का शेष निकालना। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारिक खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभानी खाता। बैलेंस शीट, चिट्ठा या स्थिति विवरण हिंदी में कहा जाता है इसे। और ओपनिंग बैलेंसेस यानी प्रारंभिक शेष। हमने समझा कि हिसाब किताब रखना, जो भी व्यापार में लेन देन हो रहे हैं उन्हें लेखा पुस्तकों में लिखना अकाउंटिंग है। हमने ये भी जाना कि लागत और वसूली का लेखा हिसाब किताब लेखा पुस्तकों में रखा जाता है। हमने ये भी जाना कि 11th 12th 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी होते हैं कॉमर्स के, वो अकाउंटिंग विषय में जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो सिलेबस वो कवर करते हैं, वही अकाउंटिंग है। इससे जो है हमें अकाउंटिंग का एक मोटा मोटा ज्ञान तो हो चुका है, लेखांकन क्या है इसके बारे में मोटा मोटा ज्ञान हो चुका है। अब हम इसकी परिभाषा के ऊपर बातचीत करते हैं कि आखिर लेखांकन की परिभाषा क्या है। तो लेखांकन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि अकाउंटिंग इज टू राइट बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट बुक्स फॉलोइंग अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड। व्यापार में होने वाले लेन देनों को लेखा पुस्तकों में सर्वमान्य विधि से लिखना लेखांकन कहलाता है। अब ये परिभाषा बड़ी साधारण सी परिभाषा है, लेकिन इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनके ऊपर अगर विचार करें तो हमें अकाउंटिंग और व्यापार के बारे में बहुत कुछ और समझने को मिलता है। देखिए, अकाउंटिंग के बारे में कहा गया कि बिजनेस से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, यानी कि ये व्यापार करते हैं वो लोग रखते हैं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो व्यापारी हम उनको मानते हैं जो हमारे ग्रोसरी शॉप खोल के बैठा हुआ है, या कोई फर्नीचर की दुकान खोल के बैठा हुआ है, या स्टेशनरी बेचने वाला है कोई, कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिलते हैं, फ्रिज, टीवी वगैरह, लैपटॉप आदि, या मोबाइल शॉप है, ये सब जो है इन्हें अपन बोलते हैं वो व्यापार कर रहे हैं। अ थिंग इज एक्सचेंज्ड अगेंस्ट मनी, तो ये बिजनेस है। व्यापार में वस्तु के बदले धन का विनिमय होता है, यानी पैसे लेकर कोई वस्तु दी जाती है, ये व्यापार है, ऐसा हमें समझ में आता है। लेकिन बिजनेस या व्यापार सिर्फ इतना ही नहीं है, कई लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई आपके रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं सर्विस आपको देते हैं और उसके बदले में धन वसूल करते हैं, तो वो भी व्यापार ही कर रहे हैं। वस्तु के बदले में पैसा लेना, ये तो व्यापार की श्रेणी में आता ही है। सेवा के बदले में धन लेना भी व्यापार की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्या करते हैं, वो आपको लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं और उसके बाद में साल 2 साल के अंदर आपसे 1.25 लाख 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। यानी कि वो पैसा देकर पैसा ही ले रहे हैं, यानी धन के बदले में धन का विनिमय कर रहे हैं, और उससे वो जो है जितना दिया था उससे ज्यादा वसूल करते हैं, तो थोड़ा लाभ भी हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो व्यापार के बैकग्राउंड के अंदर लाभ कमाने का उद्देश्य ही होता है। जितनी हमारी लागत रही उससे ज्यादा हम वसूली करें, ऐसा हमारा उद्देश्य होता है। व्यापार में होने वाले लेन देनों के संबंध में है अकाउंटिंग। लेन देन एक टर्म हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हमने कहा है इसमें, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस। अब लेन देन का मतलब क्या है? लेन देन के अंदर वस्तु का लेना देना, सेवाओं का लेना देना, धन का लेना देना, ये सब शामिल है। जैसे हमने अगर कोई वस्तु खरीदी या कोई वस्तु बेची, पैसे किसी से प्राप्त हुए या किसी को पैसे का हमने भुगतान किया, किसी से हमने सेवाएं ली, जैसे हमारे यहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनको हमने तनख्वाहें दी। हमने किसी की सेवा ली कि हमने दुकान किराए पे ले रखी है और उसके बदले में हमने उसको जो है किराया दिया, तो ये सेवा के बदले में धन का भुगतान है। तो वस्तु या धन या सेवा का लेन देन जो होता है उसी को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो व्यापार में कई बार जो है वस्तुओं का लेन देन होता है, कई बार सेवाओं का लेन देन होता है, कई बार धन का लेन देन होता है। इनके संबंध में ही जो है अकाउंटिंग का काम किया जाता है, इन्हीं को लिखा जाता है। ये जो काम है लेन देनों को लिखने का काम, ये लेखा पुस्तकों में किया जाता है, अकाउंट बुक्स के अंदर। तो अकाउंट बुक्स भी इसके अंदर एक जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो कुछ भी लिखा जाएगा, हिसाब किताब जो रखा जाएगा, अकाउंटिंग उसको तभी कहेंगे जबकि वो लेखा पुस्तकों में रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति एक पर्चे में लिख के रख लेता है कि मुझे मिस्टर एक्स से इतना रुपए लेना है, तो ये अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग को प्रॉपर लेखा पुस्तकों में लिखना पड़ेगा, तभी इसे हम न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक सर्वमान्य विधि से लिखा जाता है। एक ऐसी तरीका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी दुनिया के सारे अकाउंटेंट्स को वो तरीका पता है।
ऐसा तरीका है, सर्वमान्य तरीका। ये सर्वमान्य तरीका क्या है उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए अकाउंटिंग का जो कि भले ही कोई जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई इंग्लिश हो, चाहे जापानीज हो, कोई चाइनीज हो, चाहे इंडियन हो, किसी ने भी अगर उसको लिखा अकाउंट बुक्स के अंदर, किसी भी सौदे को, किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो उनको समझ में आ जाए कि इसमें पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कुछ खरीदा गया है कि बेचा गया है, खर्चा हुआ है कि कमाई हुई है, सबको मालूम पड़ जाए, उन अकाउंटेंट्स को मालूम पड़ जाए। तो ये एक तरह से अकाउंटेंट्स की एक विशेष लैंग्वेज है, यूं कह सकते हैं, विशेष तरीका है लिखने का। अच्छा, इसमें एक बात और है, देखिए अकाउंटिंग जो है वास्तव में लिखना है, टू राइट, यानी अगर आपने लिख के रखा हुआ है, यानी कि आपने जब भी खरीदा या बेचा, विशेष अपन बेचने की बात करें तो हमने उसका बिल भी बनाया और उसको फिर उसके आधार पर हमने अपने अकाउंट बुक में प्रॉपर तरीके से लिख लिया, तो ये अकाउंटिंग है। अगर आपने लिखा नहीं, सिर्फ याद कर रखा है, रिटन वर्क नहीं है, तो ये अकाउंटिंग नहीं है। लिखा हुआ होना चाहिए तभी अकाउंटिंग होगी। आपने अगर कोई चीज याद कर रखी है तो उसको अकाउंटिंग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, लिखा हुआ होना चाहिए, तभी हम उसे कोर्ट में प्रूफ के रूप में पेश कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जब ये परिभाषा पढ़ी कि व्यापार में होने वाले लेन देनों को लेखा पुस्तकों में सर्वमान्य विधि से लिखना लेखांकन कहलाता है, तो जब इस परिभाषा के ऊपर बातचीत करी, विशेषकर इसमें 5 जो शब्द हैं, व्यापार यानी बिजनेस, ये टर्म हमने, एक शब्द हमने समझा, लेन देनों के बारे में यानी ट्रांजेक्शन के बारे में हमने समझा, लेखा पुस्तकों के बारे में समझा यानी अकाउंट बुक्स में लिखा हुआ होना चाहिए, सर्वमान्य विधि होनी चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड होना चाहिए वो, और लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, ये बात भी हमने समझी। ये 5 बिंदु जो हैं लेखांकन के मुख्य बिंदु हैं। अगर इन बिंदुओं पे पॉइंट्स पर बात करते हैं तो लेखांकन की परिभाषा और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आती है। मुझे आशा है अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है, काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। लेखांकन की जो सर्वमान्य विधि है, इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इसी के बारे में हम लोग अब आगे बातचीत करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम को समझने से पहले हम जो है कुछ शब्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। ये शब्द आप शायद पहले से भी जानते हो, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और रिफाइन तरीके से समझेंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक शब्द है हमारे सामने, अ थिंग, वस्तु। वस्तु क्या है? हाउ टू डिफाइन अ थिंग। वस्तु के बारे में समझना या वस्तु को अच्छे से समझना, जो ये टर्म है थिंग, इसके बारे में हमें विचार सबसे पहले करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा जो सौदे होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनमें वस्तु सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। वस्तु आखिर है क्या? अगर हम भौतिक शास्त्र की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो उसमें दिया हुआ है वस्तु की परिभाषा कि थिंग्स आर दोज व्हिच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। वस्तुएं वो हैं जिनका भौतिक अस्तित्व है, यानी कि मे बी सीन, यानी जिसे देखा जा सके, मे बी टच्ड, जिसे छुआ जा सके, वो वस्तुएं हैं। अब वस्तुओं में जो है एक बात और आती है, विशेष करके अंग्रेजी में थिंग्स के बारे में है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि पेन है, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है। ये थिंग्स जो हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम खरीदेंगे, बेचेंगे, और ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन खरीदा बेचा तो पशुओं को भी जाता है, पशु मेले लगते हैं बकायदा, तो भेड़, बकरियां, गाय, भैंस अगर बेची जा रही, खरीदी जा रही, तो वो चीजों की तरह ही खरीदी बेची जा रही है, वो लिविंग थिंग्स हैं। तो इन थिंग्स के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों शामिल हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है, मे बी सीन एंड मे बी टच्ड, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा भौतिक शास्त्र के हिसाब से है, फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन हम तो भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो लेखा शास्त्र पढ़ रहे हैं। लेखा शास्त्र में इन 2 गुणों के अलावा एक और गुण का होना जरूरी है। लेखा शास्त्र के अनुसार वस्तु देखी जा सके, वस्तु छुई जा सके, और उस वस्तु का कोई मूल्य भी होना चाहिए। यानी अगर आपके पास में एक मोबाइल है, उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल, उसको छू सकते हैं, बिल्कुल, उसका कुछ मूल्य भी है, जरूर है, तो ये वस्तु है। मूल्य भी होना जरूरी है। अगर आपके पास में एक पेन है, उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, उसका मूल्य है 5 रुपए, तो वो वस्तु है। लेकिन कचरा, पात्र में कचरा पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, बिल्कुल, क्या उसका मूल्य है? नहीं। तो हम, कचरे का मूल्य नहीं है तो उसको वस्तु की श्रेणी में नहीं रखेंगे, अकाउंटिंग के पर्पज से, बिजनेस पर्पज से। तो लेखांकन की पर्पज से जब हम बातचीत करेंगे, वस्तु हम उसी को मानेंगे जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, और जिसका मूल्य भी हो। जिसमें वस्तु के ये तीनों गुण होंगे, उसे ही हम वस्तु के रूप में कंसीडर करने वाले हैं, अकाउंटिंग के संदर्भ में, बिजनेस के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो हमने एक ये बात समझी, अकाउंटिंग के पर्पज से हमने वस्तुओं को 2 प्रकार का माना है। कुछ वस्तुओं को हम बोलेंगे गुड्स और कुछ वस्तुओं को हम बोलेंगे एसेट्स। गुड्स जिसे हिंदी में कहा जाता है माल, एसेट्स जिसे हम कहते हैं संपत्ति। अब किन वस्तुओं को हम गुड्स माने और किन को एसेट्स माने, इसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अगर हम व्यापारी हैं, अगर हम जिस बिजनेस हाउस में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं,
वहां अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है रीसेल पर्पज से, बेचने के उद्देश्य से, जैसे मैं एक कंप्यूटर शॉप में काम करता हूं और वहां पर जो है कंप्यूटर्स खरीदे जाते हैं बेचने के उद्देश्य से, तो ये सारे कंप्यूटर्स वहां गुड्स की श्रेणी में आएंगे, माल की श्रेणी में आएंगे। अगर मैं एक फर्नीचर की दुकान में काम करता हूं जहां बहुत सारे कुर्सी टेबल और अन्य फर्नीचर के सामान खरीदे जाते हैं, वो इस पर्पज से खरीदे जाते हैं कि इनको बेचकर लाभ कमाया जा सके, तो ये वस्तु सारी की सारी गुड्स की श्रेणी में आएंगी। अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में काम कर रहा हूं जहां पे कि अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, टीवी, फ्रिज और अन्य मोबाइल और लैपटॉप आदि उपकरण बेचे जा रहे हैं वहां पर, तो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गुड्स की श्रेणी में आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी जाती है उन्हें हम गुड्स की श्रेणी में रखते हैं। बिजनेस हाउस में, यानी जहां हम व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारिक स्थल जो है हमारा, जैसे दुकान, गोदाम, शोरूम, फैक्ट्री, ये सभी व्यापारिक स्थल कहलाएंगे। तो अगर हमारे ऑफिस में, हमारी दुकान में, हमारे शोरूम में कुछ वस्तुएं ऐसी रखी गई हैं, खरीद कर लाई गई हैं, जिन्हें हम बेचना नहीं चाहते, बल्कि व्यापार के संचालन को वो सुचारू बनाते हैं, इसलिए उनको हमने दुकान पर रखा हुआ है, अपने बिजनेस हाउस में, हमारे ऑफिस में, दुकान में या शोरूम में रखा हुआ है, तो उन्हें हम संपत्ति की श्रेणी में रखेंगे, एसेट्स की श्रेणी में रखेंगे। जैसे मान लो हम ग्रोसरी का सामान, परचूनी का सामान बेचने का काम करते हैं, लेकिन हमारी दुकान में एक पंखा लगा हुआ है, तो पंखा हमारी संपत्ति, हम पंखे को बेचना नहीं चाहते। अगर कंप्यूटर बेचने की दुकान है हमारी और वहां पे कुर्सी टेबल रखें जिसपे हम बैठते हैं, हमारे ग्राहक आके बैठते हैं, तो वो जो कुर्सी टेबल है वो तो हमारे लिए संपत्ति है, और जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए गुड्स यानी माल की श्रेणी में आएंगे। मोटे तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमने खरीदी इस पर्पज से कि इन्हें बेचना है, इनको बेचकर लाभ कमाएंगे, तो वो माल यानी गुड्स कहलाएंगे। और जो वस्तु हमने इसलिए खरीदी कि इनको हम व्यापारिक स्थल यानी हमारे दुकान, गोदाम, शोरूम, फैक्ट्री, ऑफिस में ही इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें हम असेट्स यानी संपत्ति की श्रेणी में रखेंगे। यहां मैं एक बात और बता दूं मैं आपको कि वस्तु अपने आप में माल या संपत्ति नहीं होती। एक फर्नीचर है, कुर्सी, टेबल वगैरह, और वो हमारी दुकान में इसलिए रखी हुई कि हम उनको बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम फर्नीचर के व्यापारी हैं, तो ये हमारे लिए तो गुड्स हो गया। लेकिन एक कंप्यूटर का व्यापारी है, उसकी दुकान में कुर्सी टेबल रखे हुए हैं जिसमें कि वो खुद बैठता है, उसे ग्राहक बैठते हैं, तो वो कुर्सी टेबल वहां पर संपत्ति बन गई और कंप्यूटर वहां पे जो है माल की श्रेणी में है। अच्छा, मान लें उस फर्नीचर के व्यापारी के यहाँ एक कंप्यूटर जिसमें वो हिसाब किताब रखता है, तो वो कंप्यूटर जो है अब उसके लिए संपत्ति बन गया। तो वस्तु जो भी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो या फर्नीचर हो, वो अपने आप में माल या संपत्ति नहीं है। इस आधार पर हम उसे माल या संपत्ति की श्रेणी में रखेंगे कि उद्देश्य क्या है उसको खरीदने का। यहां एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कुछ वस्तुएं जो हैं हम लोग खरीदते हैं और बेच देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वस्तु मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। यानी कि जैसे मान लो मैं कुर्सी लाता हूं और बेच देता हूं, ये भी एक तरीका है। और ये भी हो सकता है कि मैं लकड़ी, सनमाइका, फेविकोल, कीलें आदि खरीद के लाता हूं, मैं एक अच्छा कारीगर हूं या मैंने कई अच्छे कारीगर रख रखे हैं और हम काट पीट कर उन्हें कुर्सी, टेबल, स्टूल वगैरह बनाते हैं और फिर बेचते हैं। तो अगर मैं कुर्सी, टेबल आदि खरीदता हूं और फिर उनको बेच देता हूं सीधे, तो भी वो माल की श्रेणी में है। और अगर मैंने लकड़ी और अन्य सामान खरीदा और उनसे मैंने फर्नीचर बनाकर फिर बेच रहा हूं, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग की हुई सामान भी मेरे माल की श्रेणी में आएंगे, गुड्स की श्रेणी में आएंगे। तो यहां हमारे सामने जो है गुड्स की परिभाषा दे रखी है, थिंग्स बॉट और मैन्युफैक्चर फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो कि खरीदी या निर्मित की गई हो पुनः विक्रय के उद्देश्य से, उन्हें हम गुड्स यानी माल की श्रेणी में रखेंगे। और यदि कोई वस्तु इस प्रकार की है जो कि हमारे बिजनेस प्लेस पर, हमारे व्यापारिक स्थल यानी दुकान, गोदाम, शोरूम, फैक्ट्री में रखी हुई है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखी हुई बल्कि हमारे व्यापार के सुचारू संचालन में वो सहायक है, तो उन वस्तुओं को हम असेट्स की श्रेणी में रखेंगे। तो हमने समझा गुड्स और असेट्स के बारे में। जब हम वस्तुओं के बारे में यानी थिंग्स के बारे में समझ गए और थिंग्स का जो ये क्लासिफिकेशन है गुड्स और असेट्स के रूप में, जब हम इनको समझ गए तो डबल एंट्री सिस्टम को समझने में हमें काफी आसानी होगी। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके अनुसार ये माना जाता है कि जब भी व्यापार में कोई लेन देन होता है तो दो बातें हो जाती हैं और उन दोनों बातों के बारे में अकाउंट बुक्स में लिखा जाना चाहिए। एक परिभाषा के रूप में देखें तो यहां हमारे पास में लिखा हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी दैट ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू पार्टीज और साइड्स, ईच पार्टी और साइड इज कॉल्ड एन अकाउंट एंड देयरफॉर ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिटन इन बोथ द अकाउंट्स। यानी जब भी कोई लेन देन होगा तो दो पक्ष प्रभावित होंगे। जैसे अगर मैं कहीं पेन खरीदने के लिए गया, मैंने उससे पूछा भाई पेन कितने का है, तो उसने बोला 5 रुपए का। अब अगर ये लेन देन हो रहा है तो दो बातें हो जाएंगी,
एक तो ये पेन मेरे पास आ जाएगा और मेरी जेब से 5 रुपए चले जाएंगे। तो 5 रुपए का पेन मेरे पास आना और 5 रुपए मेरे जेब से या मेरे गल्ले से, मेरे कैश बॉक्स से जाना, ये दो बातें हो गई। ये दो पार्टियां इफेक्ट हो रही हैं। पेन का आना, पेन एक पार्टी, और कैश यानी नगद राशि जाना। तो नगद राशि और ये पेन दो पार्टीज हैं, दो साइड्स हैं, ये दो पार्टियां इफेक्ट हो रही हैं। इन दोनों पार्टीज को अकाउंट बोलेंगे। एक अकाउंट यानी पेन का अकाउंट है और एक कैश का अकाउंट है, और इन दोनों के अंदर हमें इस ट्रांजेक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा। दोनों के नजरिए से हमें बातचीत लिखनी पड़ेगी। तो दोहरा लेखा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक पक्ष एक खाता कहलाता है और हर एक लेन देन को संबंधित दोनों खातों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में हमने जाना कि दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर लेन देन को दो जगह लिखा जाता है, क्योंकि हर लेन देन में दो खाते प्रभावित होते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उससे जो है हमें ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम दोहरा लेखा प्रणाली को समझने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। इस उदाहरण के अनुसार एक तारीख दी गई है 1 अप्रैल 2019 और लिखा हुआ है गुड्स परचेज इन कैश 1000 रुपीज। 1000 रुपए का माल खरीदा गया है। कैश यानी नगद राशि देकर गुड्स खरीदा गया है। 1000 रुपए चले गए व्यापार से और गुड्स आ गया 1000 रुपए का, ये मतलब है। यूं कह सकते हैं कि प्लस हो गया, यानी कि व्यापार में आ गया गुड्स 1000 रुपए का, और हमारे व्यापार से जो है माइनस हो गया, यानी चला गया कैश 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए का गुड्स आ गया और 1000 रुपए का कैश चला गया। ये दो बातें हो गई हमारे पास, ठीक है। ये दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, दो पक्ष हो गए, एक गुड्स का पक्ष है और एक कैश का पक्ष है। इसको यूं समझ लेते हैं कि एक गुड्स नाम का एक पक्ष है, एक पार्टी है, एक साइड है, और दूसरा साइड जो है वो है कैश नाम का साइड। ये दूसरा साइड है हमारे पास में, अनदर पार्टी और अनदर साइड। तो ये गुड्स जो है ये भी एक पार्टी है और ये भी एक पार्टी, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड, ये दोनों पक्ष हैं, दो पक्ष हो गए हमारे पास, दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अब हम इसे अकाउंटिंग में, लेखांकन में पार्टी या साइड या पक्ष ना कहकर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं ये एक अकाउंट है। तो हम बोलेंगे गुड्स का भी अकाउंट है और कैश का भी अकाउंट है। दो अकाउंट हो गए हमारे पास, एक गुड्स का अकाउंट है और एक कैश का अकाउंट है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक जो है प्लस हो रहा है, यानी गुड्स हमारे पास में आ रहा है, प्लस हो रहा है। तो हम प्लस का इस्तेमाल ना करके हम लोग जो है एक दूसरे टर्म का इस्तेमाल करेंगे, डेबिट का। और इसी प्रकार से हमारे पास से कैश चला गया, पैसा चला गया, तो हम माइनस का इस्तेमाल करने की जगह दूसरा टर्म इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट। यही डबल एंट्री सिस्टम है। अब आप समझे, देखो इसको। देखिए हमारे पास क्या हुआ, गुड्स आया था, गुड्स आया और कैश चला गया। तो हम ये कहने की जगह गुड्स नाम का पक्ष प्रभावित हो रहा है, हम बोल रहे हैं गुड्स नाम का अकाउंट प्रभावित हो रहा है। अब गुड्स नाम का अकाउंट प्लस हो रहा है, ये कहने की जगह हम बोल रहे हैं गुड्स नाम का अकाउंट डेबिट हो रहा है। और कैश नाम का अकाउंट माइनस से हम बोल रहे हैं क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपए से। तो हम यूं कहने की जगह कि गुड्स नाम का पक्ष 1000 रुपए से प्लस हो रहा है, हम बोल रहे हैं गुड्स नाम का अकाउंट 1000 रुपए से डेबिट हो रहा है। और कैश नाम का पक्ष 1000 रुपए से माइनस हो रहा है, ऐसा बोलने की जगह हम बोलेंगे कैश नाम का अकाउंट 1000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। तो हम जो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं उनको अकाउंट के नाम से पुकारेंगे कि ये दो अकाउंट है, और एक पक्ष को हम डेबिट साइन के साथ दिखाएंगे, एक साइड को क्रेडिट साइन के साथ में दिखाएंगे, क्रेडिट हेडिंग के साथ में दिखाएंगे, क्रेडिट शीर्षक के साथ में दिखाएंगे। हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई ये प्लस माइनस ही रहने देते, डेबिट क्रेडिट करके क्यों इसे मुश्किल बना दिया, ये क्यों डेबिट या क्रेडिट इस्तेमाल किया गया, प्लस माइनस क्यों नहीं किया गया है, ये हमें आगे जाके समझ में आएगा। आने वाली सेशन में हम लोग इसके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि प्लस माइनस इस्तेमाल कभी करना ही नहीं है, हमें डेबिट और क्रेडिट इस्तेमाल करना है। लेकिन समझने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि प्लस की जगह डेबिट और माइनस की जगह क्रेडिट। प्लस का मतलब जैसे आना जैसा हुआ, और कैश जा रहा है उसको हम जा रहा है तो जाने को हमने क्रेडिट से दिखाया। तो हमने ये देखा कि इस लेन देन में गुड्स का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तो बड़ा आसान लग रहा है। अगर इतना ही आसान है अकाउंटिंग, तो कॉमर्स के सारे विद्यार्थियों को तो 100% मार्क्स आ जाने चाहिए, 100% मार्क्स आने चाहिए। लेकिन उनसे फिर भी गलतियां हो जाती है, एंट्री करने में, लेखांकन करने में गलतियां हो जाती है। तो क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से अकाउंटिंग करने के दौरान हमसे गलतियां हो जाती हैं, या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं? वैसे तो बहुत आसान है, हम देख रहे हैं कि आ रहा है गुड्स तो प्लस हो रहा है यानी डेबिट है, कैश जा रहा है तो माइनस हो रहा है यानी कि क्रेडिट है, और बड़े आराम से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं कि गुड्स का अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसा हम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन होते हैं उनके ऊपर भी हमें बातचीत करना। तो आने वाले सेशंस में हम जो लेन देन में जो कंफ्यूजन हो सकते हैं उन कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, और उन कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म भी करेंगे तार्किक रूप से, लॉजिकली,
ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो संदेह, वो डाउट्स खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक डाउट मैं अभी क्रिएट कर देता हूं आपके सामने, इसलिए नहीं कि आपको परेशान करना है, बल्कि इसलिए कि ये डाउट तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। देखिए, तारीख दी गई है 2 अप्रैल 2019 और बताया कि उपरोक्त वर्णित माल को नगद में बेचा 1200 रुपए। ये अभी अभी जो हमने 1000 रुपए में खरीदा था ना 1 अप्रैल को, लास्ट स्क्रीन में हमने देखा था, उसी सामान को जो 1000 रुपए में खरीदा था हमने उसको 1200 रुपए में बेच दिया। तो जो 1000 रुपए का सामान था उस पूरे सामान को हमने नकद पैसे लेकर 1200 रुपए में बेच दिया। अब इसकी एंट्री करनी है, यानी कि एक अकाउंट यानी एक पक्ष को हमें डेबिट करना है, एक पक्ष को क्रेडिट करना है। तो इस लेन देन में हम देख रहे हैं कि प्लस तो हो रहा है हमारे पास कैश, हम माल बेच रहे हैं तो कैश तो प्लस ही होगा, आएगा। तो अब यहां लेकिन कितने रुपए प्लस होंगे? तो कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि भाई कैश तो 200 रुपए से प्लस हुआ है, और कुछ लोगों के ख्याल आता है कि नहीं नहीं 1200 रुपए कैश प्लस हुआ है। तो अब इन दोनों में से क्या सही है, इसके ऊपर अभी बातचीत करेंगे। अच्छा, इसमें माइनस क्या हुआ है? गुड्स गया है हमारे पास तो गुड्स ही माइनस होगा। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि गुड्स जो है 1000 रुपए का माइनस हुआ है और कुछ कहते हैं कि 1200 रुपए का माइनस हुआ है। तो अब ये कंफ्यूजन क्या हो गया भाई? ये कैश जो प्लस हुआ है वो 200 या 1200, गुड्स जो माइनस हुआ है वो 1000 या 1200, ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, किसी के मन में अगर एक ख्याल आ रहा है कि 200 रुपए प्लस होगा तो उसका मतलब यह है कि 1000 रुपए में खरीदा था और 1200 रुपए में बेचा है तो 200 रुपए का लाभ हो गया, उसे हम लिखना चाह रहे हैं। तो 200 रुपए प्लस हो गया कैश, ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि भाई लाभ के बारे में एंट्री कर रहे हैं तो ये करना ही नहीं है। हमने शुरुआत में हमने बात की थी अकाउंटिंग में हिसाब किताब रखा कैसे जाता है, रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। हमने देखा था लागत और वसूली दोनों को लिखते रहते हैं हम। अगर 1000 रुपए में खरीदा तो लागत के अंदर हम 1000 रुपए लिखेंगे, और बेचा 1200 में तो 1200 रुपए वसूली में लिख देंगे। तो 1000 रुपए लागत में लिखा, लागत वाली साइड, और 1200 रुपए हमने वसूली वाले साइड में लिख दिए, तो वसूली वाला साइड ज्यादा हो गया 200 रुपए अपने आप, और उसका परिणाम अपने आप ही आ जाएगा बुक्स के अंदर, लाभ या हानि। यानी प्रॉफिट या लॉस जो है, लाभ या हानि जो है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती हर सौदे में। लाभ या हानि तो परिणाम है अकाउंटिंग का। तो हमें तो ये लिखना पड़ता है कितने रुपए आए। तो जब हमने ये 1000 रुपए का माल को 1200 रुपए में बेचा तो हमारे व्यापार में 1200 रुपए आए, न कि 200 रुपए। ये 200 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन लाभ के बारे में हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बात और समझते हैं अपन कि अगर मान लो हम अपने ग्राहक को ये सामान जो हमने बेचा 1200 रुपए में, तो हमारा ग्राहक हमें कितने रुपए देगा? 200 रुपए या 1200 रुपए? बेशक 1200 रुपए देगा। तो 1200 रुपए प्लस हो रहे हैं हमारे पास। हमें जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कितने रुपए कमाए, कमाई के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, भाई बिक्री से हमें कितना लाभ हुआ ये लिखने की जरूरत नहीं। लाभ तो अपने आप ही आ जाएगा बुक्स के अंदर। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों 200 रुपए नहीं लिखने हैं, 1200 रुपए लिखने हैं। अब बात चल रही है गुड्स कितने का माइनस हुआ। हमने 1000 रुपए में खरीदा तो ख्याल आता है कि भाई 1000 रुपए का गुड्स गया, लेकिन 1200 रुपए भी दे रखा है, तो हम दोनों में से किसको सही माने? तो मैं यहां आपको एक बात बताता हूं। देखिए, कल हम 1000 रुपए का एक सामान खरीद के लाए थे, या कुछ सामान खरीद के लाए थे, और आज हमने उसको 1200 रुपए में बेच रहे हैं। सपोज वो एक ही सामान था, एक मोबाइल था सस्ता सा, 1000 रुपए में हम खरीद के लाए थे, और अब आज हम 1200 रुपए में बेचने के लिए दुकान में बैठे थे कि एक ग्राहक आ गया, पूछा कि भाई कितने का है ये मोबाइल? हमने कहा 1200 का। उसने बोला कुछ कम करो, हमने बोला नहीं भाई एक ही रेट है। तो बोला चलो दे दो एक। तो हम उसको मोबाइल देने लगे। तो हमें कितने पैसे दे रहा है? कैश कितना प्लस हो रहा है? 1200 रुपए। ये बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, वो 1200 रुपए से गिन रहा था, तभी हमारे पास वो व्यक्ति आ गया जिससे हमने कल 1000 रुपए में वो मोबाइल खरीदा था। वो आके हमें बोलता भैया जरा साइड में आना। हमने बोला कहिए। उसने बोला भैया ये आपके 1000 रुपए पकड़ो और मुझे मेरा सामान वापस दे दो। क्या हम उसको 1000 रुपए में वो सामान दे देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1200 रुपए लेकर तो हमारे सामने ग्राहक खड़ा हुआ है। हम उसको ये बोलेंगे भैया देखो वैसे तो ज्यादा बनते हैं, लेकिन ये सामने वाला मुझे 1200 दे रहा है, पहली प्राथमिकता आपकी है, आपको मैं दे दूंगा, लेकिन 1200 रुपए से कम में नहीं दूंगा, 1200 में दूसरा खरीदने को तैयार है, फिर तो मैं उसी को दूंगा भाई। तो अब ये वस्तु कितने की है? 1200 रुपए की। तो वस्तु जितने में बिक जाए उतने की होती है। कल ये 1000 रुपए में बिकी थी, तब हमने 1000 रुपए से एंट्री करी थी। आज हम 1200 में बेच रहे हैं, तो 1200 रुपए से ही इसकी एंट्री होगी। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि बिलिंग जितने रुपए से होती है उतने से एंट्री होती है। जब हमने खरीदा था इसको 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए से बिलिंग हुई थी, तो 1000 रुपए की एंट्री हुई थी, 1000 रुपए का गुड्स आया, हमने ऐसा कहा था। और आज इसकी बिलिंग 1200 रुपए से हो रही है, तो 1200 रुपए का गुड्स बिक रहा है, हम ऐसा कहेंगे। तो 1200 रुपए की एंट्री होगी, बिलिंग जो है 1200 रुपए से होगी, 1200 रुपए की वस्तु मानी जाएगी, न कि 1000 रुपए का। तो हम यूं बोलेंगे कैश का एक पक्ष है इसके अंदर, और एक पक्ष जो है हमारे पास में गुड्स का है। ये दोनों ही पक्ष जो है
कैश और गुड्स दोनों ही जो है पक्ष ना कहलाकर एक अकाउंट कहलाएंगे, और कैश जो है प्लस हो रहा है यानी कि डेबिट हो रहा है। डेबिट की जगह हम डीआर शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके बातचीत करेंगे। तो कैश नाम का अकाउंट, कैश नाम का एक पक्ष यानी कैश नाम का अकाउंट प्लस यानी कि डेबिट हो रहा है इसमें, और गुड्स नाम का अकाउंट जो है माइनस हो रहा है यानी कि क्रेडिट हो रहा है। तो हमारे पास देखें, हमारे पास कैश नाम का एक अकाउंट है जो कि 1200 रुपए से प्लस यानी डेबिट हो रहा है, और गुड्स नाम का अकाउंट है जो कि 1200 रुपए से माइनस यानी कि क्रेडिट हो रहा है। यहां मैं आपके साथ में एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, जितने रुपए से कोई अकाउंट डेबिट होगा उतने से ही कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। मान लो हमने ये गुड्स जो है 1200 रुपए में नहीं बल्कि 900 रुपए में बेचा, 1000 रुपए में खरीदा था, 900 रुपए में बेचा। तो अब यहां कैश तो प्लस हुआ, कैश तो आया, तो अब कितना प्लस हुआ, हमें प्लस माइनस नहीं करना कि भाई घाटा हो गया। हमारे पास 900 रुपए आए तो हम 900 रुपए से कैश को डेबिट करते, बोला कैश 900 रुपए आए, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 900 रुपए से। और गुड्स गया, हम बिलिंग कितने रुपए से करेंगे, जब 900 रुपए बेच रहे तो 900 रुपए से, तो हम बोलेंगे गुड्स का अकाउंट माइनस यानी क्रेडिट हो गया 900 रुपए से। तो यानी 900 रुपए का कैश आया तो 900 रुपए से डेबिट, और 900 रुपए से ही गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने ये समझा कि यदि कोई भी सौदा होगा, कोई भी लेन देन होगा, तो उसमें दो अकाउंट प्रभावित होंगे, दो पक्ष प्रभावित होंगे, प्रत्येक पक्ष एक अकाउंट कहलाएगा। एक पक्ष को हम जो है डेबिट शीर्षक से दिखाएंगे और एक पक्ष को हम क्रेडिट शीर्षक से दिखाएंगे, और दोनों ही पक्ष, दोनों ही अकाउंट जो कि डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, समान राशि से ही डेबिट या क्रेडिट होंगे। मुझे आशा है आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए, दोहरा लेखा प्रणाली का पालन करते हुए कैसे किसी एक अकाउंट को डेबिट और कैसे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। इसको विस्तृत रूप से, तार्किक रूप से, लॉजिकली और समझेंगे, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।